पर हमें बी प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत आप सभी का ओबली प्रेप्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। जो कोडिंग डिकोडिंग का अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड टाइप, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। तो कॉमन कोडिंग डिकोडिंग जो होता है उसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसमें आपका एग्जामिनर एक शब्द को दूसरे शब्द में कोड किया होता है और हमें उन शब्दों का अर्थ बताना होता है कि इस शब्द को किस प्रकार से कोड किया गया है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो कुछ ज्यादा बढ़िया समझेंगे। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। तो कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि टिम सिम रिम का अर्थ है आम और संतरा और निक टक रिम संतरा का अर्थ है संतरा नहीं अमरूद, इसी प्रकार से फिर आगे कह रहा है पिट टिम टक का अर्थ है आम नहीं सेब, पिट लिट मिट का अर्थ है सेब मीठा है, फिर कह रहा है लिट और लिट निक चिट अमरूद सस्ता है। तो हमें बताना है कि आम के लिए क्या कोड किया गया है, संतरा के लिए क्या कोड किया गया है और अमरूद के लिए क्या कोड किया गया है। इन तीन चीजों को हमें बताना है कि किसके लिए क्या चीज कोड किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में दिखें तो इन क्वेश्चनों का मतलब यह होता है कि अगर हमें आम का कोड निकालना है तो निश्चित रूप से हम सबसे पहले देखेंगे, राइट साइड जाएंगे हिंदी वाले में कि अब इसमें जो दिया गया है आम, इन सभी जो दिया गया इक्वेशन है 1 2 3 4 5 इक्वेशन है, इन 5 इक्वेशंस में आम कहां दिख रहा है। तो अगर हम आम की कोड की बात करें तो आम सिर्फ और सिर्फ किसमें दिख रहा है, थर्ड वाले में। तो इस प्रकार आम अगर इधर थर्ड वाले में है तो निश्चित रूप से इन दोनों में कोई एक ऐसा चीज होगा जो दोनों में कॉमन होगा, जो कॉमन होगा वही आम के लिए कोड किया गया होगा। लेकिन कभी कभी संभावनाएं ऐसी भी बनती हैं कि दो चीजों इनमें कॉमन बन जाएं, तो इनको भी निकालने के लिए हम फिर ऐसा भी कभी ढूंढते हैं इन सभी में जो उन दोनों में कॉमन हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए सबसे अगर हम संतरे की बात करें तो हमें देखना है संतरा इसमें अब कहां और संतरा दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में भी संतरा दिख रहा है और सेकंड वाले में भी संतरा दिख रहा है। तो निश्चित रूप से इन दोनों में अगर हम राइट साइड जाएं तो संतरा इसमें भी और संतरा इसमें भी कॉमन है, तो निश्चित रूप से इधर भी एक कोई ऐसा वर्ड होगा जो कॉमन होगा। तो जैसे अगर हम बात करें कि इसमें पहले वाले में संतरा है, यहां ये संतरा है, इधर भी संतरा है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इधर भी कोई ऐसा वर्ड होगा इन दोनों समीकरण में जो कॉमन होगा। जो कॉमन होगा वही संतरा के लिए कोड किया गया होगा। और कोई वर्ड तो इन दोनों में कॉमन है नहीं, आम ना कि इसमें है ना इसमें है और नहीं है, दो वर्ड इसमें ये थे दो ये थे अलग अलग हैं, जबकि एक वर्ड राइट साइड कॉमन है। तो निश्चित रूप से लेफ्ट साइड भी दो वर्ड कॉमन ही होंगे। तो हम देखते हैं कौन से वर्ड कॉमन है। तो हमें दिख रहा है रिम और रिम दोनों में है, तो निश्चित रूप से रिम के लिए रिम कोड किया गया है। आपको यह नहीं देखना है कि टिम का मतलब आम लिखा हुआ है, ऐसा संभव नहीं है। तो अब हम बात करें इसी प्रकार से कि अब रिम रिम लिखा गया है संतरा के लिए, तो निश्चित रूप से अब संतरा के लिए हम कह सकते हैं कि संतरा के लिए जो कोड किया गया है वह क्या कोड किया गया है, रिम। यह हमारा हो गया पहला आंसर। इसी प्रकार अब हम बात कर रहे हैं आम के लिए क्या कोड किया गया है। तो अब हम इस राइट साइड जाएंगे और ढूंढेंगे कि किस इक्वेशन में आम लिखा हुआ है, जिसमें लिखा होगा उसी से इसकी क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। और जब राइट साइड हम तुलना करेंगे उसके बाद लेफ्ट साइड भी हम इसी प्रकार से तुलना करते हैं और देखते हैं कि अब लेफ्ट साइड भी कौन सी ऐसी चीज प्राप्त हो रही है जो कॉमन है। तो आम इसमें है, दूसरे वाले में आम नहीं है, तो इसमें निश्चित रूप से दोनों कॉमन नहीं है। तीसरे में हमने देखा आम है, बाकी और किसी में आम नहीं है। तो इस प्रकार हमें आम को देखने के लिए फर्स्ट और सेकंड में अगर देखें थर्ड में तो आम इसमें भी है और आम इसमें भी है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अब इन दोनों में भी कोई ऐसी चीज होगी जो निश्चित रूप से कॉमन होगी। अगर इधर आपको कोई चीज कॉमन मिल जाए तो आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि अगर लेफ्ट साइड कॉमन है तो निश्चित रूप से, अगर राइट साइड कॉमन है तो निश्चित रूप से लेफ्ट साइड भी कोई ना कोई चीज कॉमन होगी। जो कॉमन होगी वही उसके लिए कोड होगी। तो अब बताइए, अब हम फर्स्ट और थर्ड में देखें तो आम इसमें, तो अब इधर दोनों कॉमन है, तो हम बिल्कुल निश्चित हो सकते हैं कि इसमें भी फर्स्ट और थर्ड में कोई ना कोई चीज कॉमन होगी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, तो टिम कॉमन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए कॉमन वर्ड हैं। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि अब आम के लिए क्या कोड किया गया है। आम के लिए जो कोड किया गया है वो किया गया है टिम। अब हम बात कर रहे हैं कि संतरा के लिए क्या कोड किया गया है। आम हो गया, संतरा हो गया, अमरूद के लिए। तो अब हम देख रहे हैं अमरूद ये सेकंड वाले इक्वेशन में दिख रहा है, लास्ट सबसे लास्ट में
इसी प्रकार हमें देखना है, ना तो फर्स्ट में है अमरूद, ना थर्ड में है, ना फोर्थ में है, ना फाइव्थ में है, नहीं सॉरी फाइव्थ में दिख रहा है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से सेकंड में है और फाइव्थ में है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे हमें ये पता हो गया कि लेफ्ट साइड भी कोई ऐसी चीज होगी जो दोनों ही क्वेश्चन में कॉमन होगी, जो दोनों ही क्वेश्चन में कॉमन होगी वही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो हम देख रहे हैं अमरूद यहां है तीसरा वाला और अमरूद यहां भी है, तो अब देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। तो इस प्रकार हम दोनों को अब कंपेयर करें तो निक इसमें है, निक इसमें है, तो निश्चित रूप से क्या है, निक दोनों के लिए है, और कोई वर्ड तो दोनों में कॉमन है नहीं, क्योंकि संतरा नहीं अमरूद, अमरूद सस्ता है, तो इस प्रकार से कोई भी और अदर शब्द कॉमन नहीं है। तो अदर शब्द कॉमन नहीं है, राइट साइड सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा है जो कॉमन है, वह है अमरूद। तो अब हम बिल्कुल निश्चित हैं कि अब जो अगर राइट साइड कोई चीज कॉमन है तो निश्चित रूप से लेफ्ट साइड भी कोई ना कोई चीज कॉमन होगी, जो कॉमन होगी वह उसके लिए कोड की गई होगी। तो इस प्रकार अमरूद इधर कॉमन है, तो अब इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा ऐसा है जो दोनों में उपलब्ध है। तो एक ही वर्ड दिख रहा है, वह कौन सा है, वो कौन सा है, इसमें है निक, इसमें भी है निक, तो निश्चित रूप से NIK क्या होगा, अमरूद के लिए कोड होगा, और कोई वर्ड दोनों में कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार हम अमरूद के लिए लिख सकते हैं निक। तो हम यहां पर आपको बता सकते हैं कि अमरूद के लिए जो कोड किया गया है वो क्या है, निक, NIK। हमें किसी का भी निकालना हो, अगर हम बात करें और के लिए तो हमें देखना होगा और किसमें दिया है, अगर नहीं दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी में कॉमन नहीं है तो हमें इन दोनों का कोड पता चल गया। आम के लिए हमने क्या देखा था, टिम, आम के लिए टिम, और रिम किसके लिए, संतरा के लिए। तो अब निश्चित रूप से जो SIM सिम बच रहा है या निश्चित रूप से और के लिए कॉमन होगा। तो हमसे किसी भी वर्ड का वो पूछे, अगर दिया हुआ है आपका एग्जामिनर एक इक्वेशन दे, दो इक्वेशन दे, अब जब भी ये क्वेश्चंस देगा तो निश्चित रूप से 2-3 इक्वेशन देगा ही देगा। जब ज्यादा इक्वेशन देता है तो और भी आसान हो जाता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो हमने देखा कि आम के लिए क्या उसने कोड किया था, आम के लिए किया था टिम, और के लिए उसने क्या किया था, तो और के लिए दोनों कॉमन थे, एक ही बच रहा था सिम, तो निश्चित रूप से सिम होगा। अब हम संतरा इसमें देख रहे हैं राइट साइड, कि राइट साइड संतरा है। अब इधर हम देखेंगे किसमें संतरा दिया हुआ है, किस इक्वेशन में। तो अब इस फर्स्ट वाला था, सेकंड वाले से अगर इसका हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि दोनों में संतरा कॉमन दिख रहा है। अगर दोनों में संतरा कॉमन दिख रहा है तो हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि अगर राइट साइड कोई वर्ड कॉमन है तो लेफ्ट साइड भी कोई ना कोई वर्ड कॉमन होगा, जो कॉमन होगा वो संतरा के लिए कोड होगा। तो हम देख रहे हैं संतरा इस दोनों में कॉमन है, तो अब इन दोनों में तुलना करेंगे और देखेंगे कौन सा ऐसा शब्द है जो कॉमन है, जो कॉमन है वो संतरा के लिए क्या होगा, कोड होगा। तो अब संतरा इधर है, संतरा इधर है, तो अब देख रहे हैं कि इन दोनों में भी एक ही वर्ड कॉमन है, वह है रिम, RIM। तो ये क्या होंगे, संतरा के लिए कोड होंगे। तो इस प्रकार हमने अमरूद का निकाला निट, इसी प्रकार आम का निकाला टिम, संतरा का निकाला रिम, और के लिए हम कैसे निकाला, हमने देखा कि आम और संतरा ये दोनों के वर्ड हमें पता चल चुके थे। अब एक ही वर्ड बच रहा था सिम, और इधर भी राइट साइड भी एक ही वर्ड बच रहा था और, तो अब निश्चित रूप से हम श्योर हो जाएंगे कि अगर दोनों साइड एक ही वर्ड बच रहा है तो निश्चित रूप से वो उसके लिए कोड किया गया है। इसलिए हमने देखा कि सिम किसके लिए कोड किया गया था, और के लिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं अब उसको। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 213 का अर्थ है टी इज हॉट, 435 का अर्थ है इज काफी कोल्ड, और 157 का अर्थ है हॉट वेरी कोल्ड, तो हमें बताना है कि कॉफी के लिए क्या कोड किया गया है। तो जब भी अब हम देख रहे हैं कि हमें बताना है कॉफी के लिए क्या कोड किया गया है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखें तो आप सबसे पहले राइट साइड जाइए और उनको ढूंढिए कि इन दोनों में कॉफी के लिए जो कुछ पूछा गया है उसको देखना है कि वो किसमें कॉमन है। यदि कॉमन है तब तो ठीक है, तो अगर वो कॉमन है लेफ्ट साइड जिस इक्वेशन में कॉमन होगा, जिस सेंटेंस में कॉमन होगा, उसी सेंटेंस में हम दोबारा जाएंगे लेफ्ट बाएं तरफ लेफ्ट साइड और देखेंगे कि अब उस और उन दोनों में क्या कॉमन है। उन दोनों सेंटेंस में जो कॉमन होगा निश्चित रूप से वह उसके लिए कोड होगा। अगर आपको मान लीजिए कि दोनों में सेंटेंस में कॉमन नहीं मिलता है तो जो जो चीजें उनमें कॉमन मिलती हैं उनका हम निकाल लेते हैं और उसके बाद एक शब्द ऐसा बचेगा जो बच जाएगा, दोनों तरफ जो बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो अब आइए इसी तरीके से इसको हम निकालते हैं। हम देख रहे हैं कि ये दिया गया हमारा है टी इज हॉट, तो अब हमें देखना है कि इन दोनों में
कॉमन क्या है। तो अब हम देख रहे हैं इज इसमें भी है और इज इसमें भी है। पहले वाले सेंटेंस में भी इज दिख रहा है, दूसरे वाले भी सेंटेंस में इज दिख रहा है। तो निश्चित रूप से अगर राइट साइड हमारे दोनों कॉमन हैं तो अब हम जानते हैं, बिल्कुल निश्चित हो सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड भी जाएंगे तो कोई ना कोई चीज कॉमन होगी। तो आइए अब अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो दोनों में 3 दिख जा रहा है, तो इधर भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो अब हम कह सकते हैं कि इज किसके लिए कोड किया गया है, 3 के लिए। लेकिन आपका एग्जामिनर इज का कोड नहीं पूछा है कि इज के लिए क्या कोड किया गया है, वो काफी को पूछा है। और हम देख रहे हैं काफी किसी में कॉमन नहीं है। अगर काफी कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, जो जो वर्ड कॉमन है उनको हम निकाल लेंगे और काफी ऑटोमेटिक बच जाएगी और बचा हुआ ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम कोड को भी क्या करेंगे, इसमें 3 शब्द दिख रहे हैं, इज का हमने निकाल लिया, अब कोड को निकालेंगे। तो अब बताइए कोड किस में दिख रहा है, कोड दूसरे वाले सेंटेंस में है और तीसरे वाले सेंटेंस में है। तो इस प्रकार अब हम दोनों में जाएंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कोड इसमें भी कोड इसमें भी, तो निश्चित रूप से दोनों में कोड कॉमन है। तो अब अगर इधर कोड कॉमन है तो इन दोनों में भी क्या होगा, कोई ऐसा अंक होगा, कोई ऐसी संख्या हो, डिजिट होगी जो दोनों में कॉमन होगी। तो हम देख रहे हैं 5 इसमें भी और 5 इसमें भी कॉमन है। तो अब राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी एक एक चीज कॉमन है। तो निश्चित रूप से ये दोनों किसके कोड के लिए क्या कोड किया गया है, 5। तो कोड के लिए 5 कोड किया गया है। अब एक ही अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो अब एक ही शब्द ऐसा बच रहा है काफी, जो हमें लग रहा है कि अब ये जो इधर बच रहा है और इधर भी क्या बच रहा है, एक ही शब्द बच रहा है। तो अब हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि जो काफी बचा है उसके लिए क्या कोड किया गया है, 4 कोड किया गया है। तो आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं कि कॉफी के लिए क्या कोड किया गया है, 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, जो कि सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सत्य होगा। एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करता हूं, गौर करिएगा। दिया है 213 का अर्थ है टी इज हॉट, फिर दूसरे सेंटेंस में है 435 का अर्थ है इज काफी कोल्ड, और जो आपका तीसरा और लास्ट का सेंटेंस है 157 का अर्थ है हॉट वेरी कोल्ड। हमें पूछा है काफी का। हम जब तीनों सेंटेंस को देखें तो तीनों सेंटेंस में काफी कहीं और नहीं दिख रहा है, तो निश्चित रूप से वो कॉमन नहीं होगा। तो अब कॉमन नहीं है तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से उस सेंटेंस में ऐसे शब्द हैं जो कॉमन हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को जब कंपेयर किया तो हमने पाया कि इस दोनों में था और इधर लेफ्ट साइड भी 3 दोनों में कॉमन था, 3। तो अब इस के लिए अगर 3 कोड किया गया है, कोल्ड के लिए क्या कोड किया गया है, 5। तो अब एक ही शब्द इधर भी बच रहा है और एक शब्द इधर भी बच रहा है, यानी राइट साइड सिर्फ काफी बच रहा है और लेफ्ट साइड सिर्फ 4 बच रहा है। तो इसका मतलब काफी के लिए कोड किया गया है 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टाइप, लेटर टू सिंबल, अर्थात किसी भी लेटर को वह एक सिंबल के फॉर्म में कोड करता है और फिर उसके बाद आपसे एक शब्द देता है और पूछता है कि इसके लिए क्या कोड करेंगे। तो जब ये जो होती है हमारी टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग की, बहुत ही आसान टॉपिक होती है। इसमें हमारा एग्जामिनर जो शब्द देता है उसी के पोजीशन के करस्पॉन्डिंग कोड करता है और इसी प्रकार से उसके पोजीशन के करस्पॉन्डिंग करता है और उन्हीं लेटर्स को निकाल करके कोई शब्द बनाता है और आपसे उस शब्द के बारे में पूछता है कि जिस प्रकार से राकेश को वर्ग ट्रेंगल हैज @ प्लस और के निशान से कोड किया गया है, तो और शक्ति के लिए प्लस और ट्रेंगल हैज एरो और 0 का कोड किया गया है, तो उसी प्रकार से टेक के लिए क्या कोड किया जाएगा। तो जब भी आपके एग्जाम में लेटर टू सिंबल दिखें तो आपको समझ जाना है कि इसमें जो लेटर्स हैं इनके पोजीशन के करस्पॉन्डिंग आपका एग्जामिनर कोड किया है और उसी पोजीशन के करस्पॉन्डिंग हमें टेक को भी कोड करना होगा। तो अब हम बात करें कि अब आर के लिए क्या कोड किया गया है, तो वर्ग, इसी प्रकार ए के लिए ट्रायंगल। और अगर ये दोनों जो दिए गए इक्वेशन हैं, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो जो वर्ड इनके कॉमन होंगे वो निश्चित रूप से लेफ्ट साइड भी वो वर्ड कॉमन ही होंगे। जैसे मैं ट्रायंगल की अगर बात करूं तो ट्रायंगल देखिए इसमें किधर आ रहा है, लेफ्ट से दूसरे स्थान पर, जबकि दूसरे वाले इक्वेशन में लेफ्ट से तीसरे स्थान पर। तो अब हम अगर लेफ्ट साइड भी चलें तो हम देख रहे हैं कि ए दूसरे स्थान पर था और ये ए भी तीसरे स्थान पर था। कहने का मतलब ट्रायंगल के लिए क्या कोड किया गया है, ए कोड किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम टी को देखें कि टी के लिए इन दोनों में क्या कोड किया गया है, तो टी आपको कहां दिख रहा है, टी आपको दिख रहा है इस शक्ति जो लिखा हुआ है, तो इसमें राइट साइड से दूसरे स्थान पर। तो राइट साइड से इस इक्वेशन में दूसरे स्थान पर क्या है, एरो है, अपवर्ड एरो है। तो निश्चित रूप से ये एरो क्या है, टी के लिए कोड किया गया है, तो हम टी के लिए ऐसे एरो बना देंगे। इसी प्रकार से ए के लिए हमने देखा क्या कोड किया गया था, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बना देंगे। अब हमें देखना है के लिए क्या कोड किया गया है,
तो अब के क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहां पहले वाले इक्वेशन में के आरंभ से तीसरे स्थान पर था, तो अब इसमें आरंभ से तीसरे स्थान पर क्या है, हैज है, तो निश्चित रूप से के लिए क्या कोड किया गया है, हैज कोड किया गया है। अब इसमें भी देखेंगे क्या के लिए हैज कोड किया गया है, तो निश्चित रूप से लास्ट से तीसरा था के, इसमें भी लास्ट से तीसरा हैज है, तो निश्चित रूप से के लिए क्या कोड किया गया है, हैज। तो इस प्रकार से हमने के लिए हैज कोड कर दिया। अब ई के लिए देखना है क्या कोड किया गया है, तो ई दिख रहा है लास्ट से तीसरे और इधर भी लास्ट से तीसरा @ दिख रहा है, तो अब @ हमारा क्या हो जाएगा, के ई के लिए कोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से टेक के लिए हम क्या कोड कर सकते हैं, एरो, ट्रायंगल, हैज और @ तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने आपको बताया जब भी लेटर टू सिंबल के आपके सामने क्वेश्चंस आए तो उसमें कुछ नहीं करना है, हमें उनकी पोजीशन के करस्पॉन्डिंग आपका एग्जामिनर कोड करता है और पोजीशन के करस्पॉन्डिंग एक बार आपको चेक करना होता है कि किस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग किया है, तो जिस हिसाब से वह करता है ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी क्या कोड कर देते हैं। और जो ये शब्द नया बनाता है वह निश्चित रूप से इन्हीं में से लेटर्स को निकाल कर एक नया वर्ड का निर्माण करता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि टी के लिए क्या कोड था, ए के लिए, के लिए और ई के लिए जो जो कोड आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं उन्हीं से उठा करके आपको यहां पर रख देना है। तो इस प्रकार टेक के लिए जो तैयार हुआ हमारा आंसर वो है एरो, ट्रायंगल, हैज और @ तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक कोड में टीचर के लिए 2357836 कोड किया जाता है और चेयर के लिए 78546 कोड किया गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में केयर के लिए क्या कोड करेंगे। तो अब हमने बताया कि ये क्या है, इनको आपका एग्जाम में एक सिंबल के रूप में प्रयोग किया है, इन दिए गए डिजिट को, इन दिए गए अंकों को, ना कि ये इसके पोजीशन के करस्पॉन्डिंग है, जबकि ये इस आधार पर है कि टी के लिए पर्टिकुलर 2 कोड किया गया है। इसी प्रकार अगर हम सी में भी देखें, अगर इनमें कॉमन लेटर्स को देखें तो आर इसमें भी कॉमन है, आर इसमें भी कॉमन है, तो आर के लिए पर्टिकुलर लास्ट में है सबसे 6, इसी प्रकार इसमें भी आर लास्ट में है 6। तो इस वजह से हमने देखा कि इसमें इसके लेटर के करस्पॉन्डिंग एक कोड किया गया है। कहने का मतलब आर को उसने 6 लिखा है, टी को 2 लिखा है, ई के लिए 3, इसी प्रकार से इसमें भी CHAIR के लिए, C के लिए 7, H के लिए 8, A के लिए 5, I के लिए 4 और R के लिए 6 कोड किया है। तो हमें केयर को देखना है कि इन दोनों में C कहां है, C आरंभ से चौथे स्थान पर है, इधर आरंभ से चौथे स्थान पर 7 है, तो अब C के लिए इसने कोड किया है 7। इसी प्रकार से A को अगर देखें तो इन दोनों में A कॉमन है तीसरे स्थान पर, A इसमें भी है, टीचर में भी और चेयर में भी आरंभ से तीसरे स्थान पर है। अगर इन दोनों में देखें तो तीसरे स्थान पर 5 ही 5 है, तो इसका मतलब ये ए के लिए क्या कोड किया है, 5 कोड किया है, तो हम ए के लिए 5 लिख देंगे। आर के लिए अब हमें देखना है, तो आर लास्ट में है, दोनों में 6 है, अर्थात आर के लिए उसने क्या कोड किया है, 6 कोड किया है इनके जो है पोजीशन के करस्पॉन्डिंग। तो इस प्रकार से अब आर के लिए क्या लिखेंगे 6। अब ई देखना है, ई कहां है, लास्ट से तीसरे स्थान पर, लास्ट से दूसरे स्थान पर क्या है, ई है। इसी प्रकार से इधर भी जाएंगे राइट साइड और लास्ट से दूसरे स्थान पर अगर देखें तो 3 है, तो इस प्रकार इधर क्या हो जाएगा 3। तो हमने देखा कि 7563 केयर के लिए कोड किया है। तो जब भी आपके एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न आए तो इनको हमें अंकों की तरह न देखकर इसे एक क्या देखना चाहिए, एक फिगर के रूप में देखना चाहिए कि जैसे टीचर के लिए उसने क्या कोड किया है, 2 कोड किया है, एक सिंबल के आधार पर उसने कोड किया है कि टी को उसने कोड कर दिया 2, ई को 3, ए को 5, एच को 8, इसी प्रकार ई को 3 और आर को 6 के रूप में कोड किया था। और चेयर को भी उसने 7, 8, 5, 4, 6 के रूप में कोड किया था। और ये जो कोडिंग थी ये पर्टिकुलर आर को उसने 6 लिख दिया था, एक कोड कर दिया था, तो उसी हिसाब से हमें केयर को बताना था। तो ये जो केयर लिखा हुआ है इसको हमें सी को ढूंढना होगा कि इन दोनों में कहां है, जिस पोजीशन पर होंगे, अगर वो लेफ्ट से तीसरे पे हैं, अगर इधर भी लेफ्ट से तीसरे पे हैं, दोनों के कोडों में देखेंगे क्या समान है, अगर समान है तो हम सी के लिए क्या लिखेंगे 7। ए के लिए देखेंगे क्या था हमारा, ए आरंभ से तीसरा था, इधर भी आरंभ से तीसरा था, दोनों में 5 था। कहने का मतलब उसने ए को 5 की तरह कोड किया था, तो इधर भी हम ए को 5 की तरह कोड करेंगे। आर को उसने 6 लिखा था, आर को 6 लिखा और ई के लिए उसने कोड किया था 3, तो इस प्रकार हमने इसको 3 लिखा ई को। तो इस प्रकार हमने देखा कि केयर को क्या कोड किया जाएगा, तो केयर को कोड किया जाएगा 7563, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 7563। अब हम पढ़ रहे हैं इसका जो 5वां टॉपिक है वर्ड्स टू वर्ड्स, अर्थात शब्द को शब्द में
कोड किया गया होता है। तो जब भी आपका एग्जामिनर इससे क्वेश्चंस देता है तो हमें इसमें देखना यह होता है कि इसको किसमें क्या कह रहा है, अर्थात किस चीज को किसमें कोड किया है, शब्द को शब्द में वो कोड करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके एग्जाम में दिखें तो हमें जो फैक्ट होता है उस तथ्य के आगे आंसर दिखता है। तो आइए क्वेश्चंस के माध्यम से हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हरा को लाल कहें, लाल को काला, काला को नीला और नीला को गुलाबी कहें, गुलाबी को पीला, तो बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होगा। तो हम देख रहे हैं कि बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है, तो हमें पता है उसका रक्त नीला होता है। तो यदि गुलाबी के रक्त का नीला होता है, बिच्छू का कलर जो होता है उसके रक्त का वह नीला होता है, तो हमें देखना है कि वह नीला को किस में कोड किया गया है। तो अब हमें यह देखना है कि जहां भी यह तथ्य होगा, फैक्ट होगा, उस तथ्य के जस्ट आगे आपका आंसर होगा। तो जहां भी वह कह रहा है नीला, तो नीला के जस्ट आगे जिस कलर को कहेगा वही हमारा आंसर के रूप में होगा। तो अब हम अगर देखें तो नीला कहां है, कह रहा है नीला कहें और नीला को गुलाबी, तो ये फैक्ट है हमारा नीला, और नीला को क्या कह रहा है, गुलाबी कह रहा है। तो अब निश्चित रूप से नीला का क्या आंसर हो जाएगा, हमारा गुलाबी, चूंकि जो बिच्छू का रक्त होता है वह नीला होता है और आपके प्रश्न में नीला को कोड किया गया है गुलाबी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बिच्छू का रंग होगा, बिच्छू के रक्त का रंग होगा, वह क्या होगा, गुलाबी होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होगा। तो हम जानते हैं कि मनुष्य के रक्त का रंग होता है लाल, रेड होता है। तो अब रेड को क्या कोड किया गया है, रेड को जो कुछ कोड किया गया होता है, जो फैक्ट होता है, उसके जस्ट आगे आंसर होगा। तो अब हम देख रहे हैं लाल कह रहा है, हरा को लाल कहें, लाल को काला, अर्थात लाल को वो कोड कर रहा है ब्लैक कलर में, रेड को ब्लैक में कर रहा है। तो मनुष्य के रक्त का रंग कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकलता है। जब भी आपका एग्जामिनर शब्द को शब्द में कोड करे, तो अगर दिया है कहा जाता है, अगर कहा जाता है लगा है, तो जो फैक्ट होता है उसके जस्ट आगे आंसर दिखता है। यही जब हमारा अगर दूसरा क्वेश्चन है, अगर इसकी जगह यह होता कि लाल का अर्थ है काला, तो जब अर्थ है होगा तो फैक्ट के पीछे। तो क्वेश्चंस में को आपको ध्यान देना है, जब वह बोले कहा जाता है, तो जो फैक्ट होगा उस फैक्ट के तथ्य के जस्ट आगे हमारा आंसर दिखता है। लेकिन जब आपका एग्जामिनर यह कहने लग जाए अर्थ है, तो उस जो फैक्ट है उसके जस्ट पीछे आंसर होता है। तो आइए जो दूसरा अर्थ है उस तरीके भी क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं अर्थ है पैटर्न पर। तो अर्थ है पैटर्न पर दिया गया क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में येलो का अर्थ है रेड, रेड का अर्थ है ब्लू, ब्लू का अर्थ है ब्लैक और ब्लैक का अर्थ है ग्रीन, तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा। तो हम जानते हैं स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है, ब्लू होता है, नीला होता है। तो अब हमें इस जो आपका आंसर है वह जो फैक्ट है, तथ्य है, उसके पीछे आंसर होता है। तो अगर हम फैक्ट को देखें कि ब्लू कहां है, इसमें ये है, और ब्लू के पीछे कौन सा है, रेड है, तो निश्चित रूप से आंसर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आपका एग्जामिनर कहा जाए दे, तो जो फैक्ट होता है, तथ्य होता है, उसके जस्ट आगे हमारा आंसर होता है। लेकिन जब अर्थ है लगा दें, तो ऐसी दशा में जो फैक्ट होता है, तथ्य होता है, जो पूछा गया होता है, उसके पीछे हमें आंसर ढूंढना होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दिया गया था, यदि किसी सांकेतिक भाषा में येलो का अर्थ है रेड, येलो का अर्थ है रेड, रेड का अर्थ है ब्लू, ब्लू का अर्थ है ब्लैक, ब्लैक का अर्थ है ग्रीन, तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा। तो हमें पता है स्वच्छ आसमान का रंग होता कैसा है, वास्तव में ब्लू होता है, रियल में हमारा आंसर होता है ब्लू। लेकिन अब इसको कोड किसमें किया गया है, तो हमें क्या देखना होता है, जो फैक्ट है, जो वास्तविक तथ्य है, उसके जस्ट पीछे आंसर देखना होता है। तो अब ब्लू क्या है, रेड का अर्थ है ब्लू, तो ये जस्ट इसके पीछे क्या है, रेड है, लाल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल। तो इसका मतलब ब्लू को उसने कोड किया है रेड में, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा लाल। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यदि आपका एग्जामिनर क्वेश्चन में अर्थ है दे, तो जो फैक्ट है, तथ्य है, या जो पूछा गया है, उसके जस्ट पीछे आंसर होता है। लेकिन यही कहा जाता है लगा हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा फैक्ट है उसके जस्ट आगे आंसर होता है। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, लेटर मैट्रिक्स। लेटर मैट्रिक्स में होता यह है कि आपका एग्जामिनर दो सारणी देता है और उसके बाद एक एग्जाम्पल देता है, और एग्जाम्पल को हमें देखना होता है, और जिस प्रकार आपका एग्जाम्पल दिया गया होता है, अर्थात एग्जाम्पल जिस प्रकार से कोड किया गया होता है, उसी प्रकार से दिए गए क्वेश्चंस को भी कोड करना होता है। तो ऐसे प्रश्नों में दो सारणी देता है, और सारणी में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रो क्या होता है और कॉलम।
तो अगर हम रो की बात करें तो जो ये स्तंभ है, इस जो खड़ी वाली रेखाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं स्तंभ, कॉलम। तो इसको हम कहते हैं कॉलम, सी से डिनोट करते हैं। और अगर यही बात करें पंक्ति की, रो की, तो इस प्रकार जो रेखाएं हैं क्षैतिज में, इनको हम कहते हैं रो, इनको हम आर से डिनोट करते हैं। एक बार पुनः ध्यान से सुनिएगा, जो ये रेखाएं हैं लंबवत ऊर्ध्वाधर दिख रही हैं, इसको हम कॉलम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं और सी से डिनोट करते हैं। यही हम बात करें, जो ये क्षैतिज रेखाएं दिख रही हैं, इसे हम रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार इसको हम सी से और इसको सी से डिनोट करते हैं कॉलम को, और रो को आर से डिनोट करते हैं। तो हमें सबसे पहले एग्जाम्पल को देखना होता है कि जो दिया गया एग्जाम्पल है वह किस आधार पर है, रो टू कॉलम है या कॉलम टू रो। जिस आधार पर आपका एग्जामिनर उस दिए गए एग्जाम्पल को कोड करता है, उसी आधार पर हमें पूछे गए क्वेश्चंस को भी कोड करना होता है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि वह दिया गया एग्जाम्पल किस आधार पर है। और एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन इससे आते हैं, और जब भी आते हैं तो अक्सर बच्चे इस क्वेश्चनों को गलत करते हैं। और ये क्वेश्चंस गलत होने का मात्र एक कारण है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर दिया जा सकता है, तो किससे, बाई ऑप्शंस। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब भी आपको सॉल्व करना हो तो आप ऑप्शंस का सहारा लेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं कि इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। तो हमने देखा एन को आपका एग्जामिनर कोड किया है 2 3, तो अब हम 2 3 को सबसे पहले देखेंगे कि वह किस आधार पर है, रो टू कॉलम की कॉलम टू रो। तो अब हम 23 को देखें तो n कहां है, सबसे पहले स्टार्टिंग में देखें तो 2 3, तो n को हमें यहां अगर देखें तो ये है हमारा क्या है, रो टू कॉलम। अब हमें देखना है तो 2 किधर है, कॉलम में है कि रो में है। तो हम देख रहे हैं कि ये रो में है, पंक्ति में है। स्टार्टिंग में जो 2 है ये रो में है, अर्थात पहला जो हमारा डिजिट है, अंक है, वह रो में है, और जो दूसरा है वो क्या है, 3, तो 3 कॉलम में है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यन जो दिया गया था एग्जाम्पल, वह दूसरे कॉलम और तीसरे रो में है। कहने का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। तो जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिया गया है उसी आधार पर जो दिया गया क्वेश्चन है गेट, GATE, इसको भी हमें रो टू कॉलम ही निकालना होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि एन जो एग्जाम्पल दिया था 23, वह रो टू कॉलम था। तो अगर यह रो टू कॉलम है तो अब दिए गए एग्जाम्पल को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, रो टू कॉलम। कहने का मतलब सबसे पहले रो में जाएंगे, उस शब्द पर्टिकुलर लेटर को ढूंढेंगे, उसके बाद कॉलम से ढूंढेंगे जहां वह मिलेगा। देखते हैं, जैसे अगर हम जी की बात करें तो हम जी को सबसे पहले देखेंगे कि है कहां। तो अगर हम जी को यहां पे देखें स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले हमें लेना क्या है, सबसे पहले हमें लेना है रो, पंक्ति लेनी है। तो अब देखें, हमने देखा कि जी कहां है, 5वीं पंक्ति में है, और कॉलम कौन से है, 5वें कॉलम में है। अब दिए गए ऑप्शंस में देखेंगे कि सबसे पहला लेटर के लिए क्या कोई 5 कोड किया गया है। तो हमने देखा कि पहले लेटर के लिए कहीं भी 5 कोड नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से ये वाली जी नहीं होगी। अब अगला जी दूसरे वाले खाने में जाते हैं, तो इसमें जी दिख रहा है यहां पर। तो अब इसमें देखेंगे, और सबसे पहले जो देखना स्टार्ट करेंगे वो हम रो से देखेंगे, उसके बाद कॉलम से। तो अगर रो की बात करें तो 6वें रो में है और 9वें कॉलम में है। अब दिए गए ऑप्शंस में जाएंगे और 6 9 देखेंगे कहीं है या नहीं है पहले लेटर के लिए, अर्थात जी के लिए कहीं 6 9 कोड किया गया है या नहीं। तो हमने देखा एक ऑप्शन में इस तरीके से दिख रहा है। तो अब निश्चित रूप से हम जी के लिए क्या कोड किया गया है, 6 9, तो ए ऑप्शन में पहला अंक मिल गया। अब ए के लिए हम ढूंढते हैं, ए को भी हम किस प्रकार देखेंगे, सबसे पहले रो देखेंगे, उसके बाद कॉलम देखेंगे। तो अब हम ए के लिए जाते हैं, रो के लिए। तो ए कहां दिख रहा है, ए हमारा इस वाले में दिख रहा है। सबसे पहले वाले में अगर ए की बात करें तो 5 6 नहीं दिख रहा है, 5 6 इसमें भी नहीं है, छोड़ देंगे। फिर दूसरे वाले खाने में जाएंगे, दूसरे वाले रो में जाएंगे, तो अब इसमें ए देखेंगे तो 6 7, तो 6 7 दिख रहा है, 6वें रो में है और 7वें कॉलम में है। तो ये हमारा हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो 6 7 नहीं है, दूसरे ऑप्शन में क्या है 6 5, तो हम देखें कहीं 6 5 में है, तो 6 5 में ए नहीं है। तो निश्चित रूप से अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से जब बाई ऑप्शन आप किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं तो पहला अगर आपको लेटर मिला तो दूसरा लेटर ना मिले तो उस ऑप्शन को छोड़ देंगे। फिर अब हम दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं, बी वाले में। तो 8 7 जी के लिए कोड किया गया है। तो अब सबसे पहले हम जी में जाएंगे और 8 7 को ढूंढेंगे। तो 8 कहां है, ये है, और 7 ये है। तो हमें सबसे पहले कहां चलना है, सबसे पहले हमें चलना है
सबसे पहले हमें चलना है किसमें, रो में कि कॉलम में। तो दिया गया एग्जांपल किस आधार पर था, रो टू कॉलम था, तो हमें रो टू कॉलम ही चलना होगा। तो अब हम 8वें रो में जाएंगे, तो 8वें रो में जी कहां दिख रहा है, यहां पर, और 7वें कॉलम में दिख रहा है। तो इस प्रकार से पहला वाला जो है ये तो सत्य है। अब हम देखें कि ए के लिए क्या जो कोड किया गया है 6 7 सही है। तो अब 6वें रो में जाएंगे और 7वें कॉलम में जाएंगे। तो 6वां रो यहां है और 7वां कॉलम यहां है, तो हमने देखा कि ए के लिए वो पर्टिकुलर कोड है। तो इसका मतलब ए के लिए भी यह सत्य है, अर्थात रो टू कॉलम जी भी है और ए भी है। अब हम चलेंगे टी की तरफ। अब टी को भी चेक करेंगे कि टी भी का दिए गए दोनों सरणियों में रो टू कॉलम है या नहीं। यदि है तो सत्य है, यदि नहीं है तो असत्य है। तो अब हम देखें अगर 4 3, तो 4 3 रो टू कॉलम होगा तो सही है। तो अब चौथे कॉलम में जाएंगे, चौथे रो में जाएंगे और तीसरे कॉलम में। तो चौथा रो हमारा यहां है और तीसरा कॉलम यहां है, और जहां पर टी विद्यमान है या नहीं, तो विद्यमान है। तो हम अगर चौथे रो में जाएं और तीसरे ऊपर से कॉलम में जाएं, तो इस प्रकार टी यहां भी दिख रहा है। तो ये क्या होगा, तीसरा ऑप्शन भी सही है। जो तीसरा दिया गया टी के लिए कोड है वह सही है। अब जो लास्ट बच रहा है ई, अब इसको चेक करेंगे कि यह जो दिया गया 0 3 है क्या रो टू कॉलम है। यदि रो टू कॉलम है तो सत्य है, अदरवाइज गलत है। तो अब रो टू कॉलम हमें चलना है। तो अब रो यानी 0 वाले रो में चलेंगे। तो 0 की रो कहां है, ये यहां पर सबसे स्टार्टिंग में, और कॉलम कौन सा है, तीसरा। तो इस प्रकार हम यहां से चलना स्टार्ट करेंगे और तीसरे कॉलम में जाएंगे तो ई दिख रहा है। इसका मतलब जिस आधार पर हमारा दिया गया एग्जाम्पल था 2 3 रो टू कॉलम, उसी प्रकार पूछा गया क्वेश्चंस भी रो टू कॉलम दिए गए ऑप्शन से चेक करने पर बी वाला ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इस प्रकार बी वाला ऑप्शन सत्य होगा। तो दोस्तों जब भी ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले तो इन क्वेश्चनों को आप बाई ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को जो सॉल्व करने का तरीका है तो वह हमें सबसे पहले दिए गए एग्जाम्पल से पता चलता है। यदि एग्जाम्पल रो टू कॉलम है तो हमें रो टू कॉलम पूछे गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होता है। यदि दिया गया क्वेश्चन कॉलम टू रो है तो कॉलम टू रो चेक करना होता है। तो इस आधार पर एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझते हैं। दिया गया है एन को कोड किया गया था 2 3। अब हमें एन को चेक करना होगा कि एन रो टू कॉलम है या कॉलम टू रो है। तो अब हम यन को अगर देखें तो यन कहां पर उपलब्ध है, तो यन तो हर एक खाने में उपलब्ध है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कोड किस प्रकार से किया गया है 2 3। तो हम सबसे पहले जाएंगे दूसरे रो में और तीसरे कॉलम में। तो दूसरे रो में और तीसरे कॉलम में अगर हम गए तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कोड किया गया था तो इस प्रकार से यह सत्य प्रतीत हो रहा है, यथार्थ सत्य दिख रहा है। तो रो टू कॉलम जाने पर दूसरे रो में जब हम गए और तीसरे कॉलम में गए तो यथा स्थान पर हमें यन मिल रहा था। कहने का मतलब दूसरे रो में तीसरे कॉलम में एन विद्यमान था, उपस्थित था। तो अब इसी आधार पर हमें गेट को भी देखना होगा कि जी ए टी ई ये जितने चार जो हमारे लेटर दिए गए हैं इनको भी हमें रो टू कॉलम ही चल के प्राप्त करना होगा। तो सबसे पहले जी को हम चेक करेंगे और जी को चेक करने के लिए हम बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो अब बाई ऑप्शन सॉल्व करने के लिए हम पहले ऑप्शन को अगर उठाएं तो 6 9 पहले ऑप्शन में हमें जी के लिए कोड दिखा। तो अब हम 6वें रो में जाएंगे और 9वें कॉलम में जाएंगे। क्यों 6वें रो 9वें कॉलम में जाएंगे, क्योंकि दिया गया एग्जाम्पल रो टू कॉलम था इस वजह से। तो अब 6 9 तो हम सबसे पहले 6 में गए यानी 6वें रो में और 9वें कॉलम में, तो हमें जी दिखा। इसका मतलब जी के लिए रो टू कॉलम सत्य है। अब हम एक एक का कोड देखेंगे, 4 लेटर्स हैं, चारों को हमें देखना है। तो ए के लिए 6 5 अर्थात 6वें रो 5वें कॉलम। तो अब 6वें रो और 5वें कॉलम में अगर हम जाएं तो बी प्राप्त हो रहा है, जबकि कोड ए किया गया था। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां 6 5 में यहां से जाएं तो 6 5 में जाने पर हमें बी प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। अब हम बी ऑप्शन की ओर चलेंगे। तो बी ऑप्शन में पहला दिया था 8 7। तो 8 7 को हम रो टू कॉलम ढूंढेंगे कि 8वें रो में 7वें कॉलम में क्या जी पढ़ रहा है। तो इस प्रकार हमने 8वें रो और 7वें कॉलम में देखा तो जी उपस्थित था। इस प्रकार अब हम एक का कोड भी देखेंगे रो टू कॉलम। तो अब 6 7 दिया गया है, 6 7 को भी हम रो टू कॉलम फॉलो करेंगे। तो अब 6 को हम जाएंगे 6वें रो में 7वें कॉलम में। तो 6वें रो में 7वें कॉलम में भी ए उपस्थित था। इसी प्रकार से अब तीसरा जो हमारा टी है, टी का कोड दिया गया है 4 3 दूसरे ऑप्शन में। तो 4 3 को भी रो टू कॉलम देखेंगे। तो अब चौथा रो और तीसरा कॉलम,
तो चौथा रो कहां है, यहां पर, और तीसरा कॉलम यहां, तो चौथे रो और तीसरे कॉलम में भी टी उपस्थित है। इसी प्रकार से अब लास्ट बचा है सिर्फ और सिर्फ ए को भी हम चेक करेंगे कि वह रो टू कॉलम है कि कॉलम टू रो। तो हमें चेक कैसे करना है, दिए गए एग्जांपल के आधार पर। तो दिया गया एग्जांपल था रो टू कॉलम, तो सबसे पहले जीरो वाले रो में जाएंगे, तीसरे वाले कॉलम में जाएंगे। यदि जीरो वाले रो तीसरे वाले कॉलम में ई मिल रहा है तो दिया गया ऑप्शन क्या होगा, सत्य होगा। तो जीरो रो कहां है, सबसे फर्स्ट वाली सारणी में, तो फर्स्ट वाली सारणी में जीरो रो में गए, और कॉलम कौन सा है, तीसरा, तीसरे कॉलम में गए, तो इस प्रकार से हमें ई दिख गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि जितने भी वर्ड्स थे वो रो टू कॉलम जाने पर उपस्थित थे, उपलब्ध थे, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हमें बाई ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, चूंकि एग्जाम में हमें समय बचाना होता है, इस वजह से इन प्रश्नों में हमें कुछ नहीं करना होता है। जिस प्रकार से आपका एग्जाम्पल हो, एक बार एग्जाम्पल को दिए गए दोनों सारणी में जाते हैं और चेक करते हैं कि वह रो टू कॉलम है कि कॉलम टू रो। जिस हिसाब से वह एग्जाम्पल होगा उसी दिए गए एग्जाम्पल के आधार पर पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। लेकिन बैंकिंग जैसे एग्जामों में आपका एग्जामिनर एग्जाम्पल नहीं देता है, तो जब आपका एग्जामिनर एग्जाम्पल ना दे तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले रो टू कॉलम फॉलो करना है। अगर रो टू कॉलम आपको आंसर ना दिखे तब कॉलम टू रो मेथड अपनाना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गेट के लिए क्या था, 8 7, जी के लिए 8 7, ए के लिए 6 7, टी के लिए 4 3 और ई के लिए 0 3। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सत्य होगा। दोस्तों आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।